आज का टॉपिक है गिब्स फेज रूल। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। स्टेटमेंट इट स्टेट्स दैट इफ द इक्विलिब्रियम इन ए हेट्रोजीनियस सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी और बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम f of the system is related to the number of components C and the number of phases P existing at equilibrium with one another by the equation F is equal to C minus P plus 2। तो कोई हेट्रोजीनियस सिस्टम है, ठीक, और उसका इक्विलिब्रियम ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस से अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो किससे रिलेट करेगा? वहाँ के नंबर ऑफ कंपोनेंट से और नंबर ऑफ फेजेस से, और जो फेजेस एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। अब देखें कंपोनेंट्स क्या हो सकता है। जैसे कोई सिस्टम है, उसमें अगर H2O है तो इसका फेज क्या क्या हो सकता है। इसमें देखेंगे अगर आइस है और ये इक्विलिब्रियम है वाटर से, और ये इक्विलिब्रियम है वेपर से। ये H2O यानी वाटर का 3 फेज होता है, आइस, वाटर जो कि लिक्विड होता है, वेपर जो कि गैस होता है। अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं अगर सल्फर में, तो सल्फर में क्या क्या होता है? इसका मोनोक्लिनिक जो कि सॉलिड होता है, और ये रोम्बिक, ये भी सॉलिड होता है। एक होता है लिक्विड सल्फर और एक होता है वेपर, ये गैस के जैसे एग्जिस्ट करता है। तो ये 4 फेज होगा सल्फर सिस्टम में, लेकिन ये कंपोनेंट्स कितना है? 1 कंपोनेंट्स है, तो ऐसे सिस्टम को 1 कंपोनेंट और 4 फेज सिस्टम कहेंगे, और इसमें H2O को 1 कंपोनेंट और 3 फेज सिस्टम कहेंगे। ये तो हो गया इसका कंपोनेंट की इसको बोलते हैं, और फेज किस क्या होता है, एक कंपोनेंट क्या होता है, फेज क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ उतारना है यहीं तक। यही इसका स्टेटमेंट है, F इक्वल टू C माइनस P स्क्वायर प्लस 2, इसको नहीं उतारना है। आइए अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ कंपोनेंट C1 C2 C3 डॉट 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 CC distributed through p phases alpha, beta, gamma, delta dot 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 p phase. Assume that phases of a component from one phase to another does not constitute a chemical reaction. कंसिडर करते हैं कि एक सिस्टम है जिसमें कितना कंपोनेंट्स है, C1 C2 C3 डॉट 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 CC तक, और उस हर एक कंपोनेंट्स का कितना फेज है, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू P फेजेस, यानी कितना कंपोनेंट है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा डॉट 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 P फेज तक है। एज्यूम करते हैं कि जितना भी फेज है कंपोनेंट का वो एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको भी उतार लीजिए एक जगह, C1 C2 C3 डॉट 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 CC, ये क्या है? कंपोनेंट्स है, और उनका फेज है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा डॉट 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 P फेज, यानी एक सिस्टम ऑफ C कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू P फेजेस। C1 अगर C1 में देखते हैं तो कंपोनेंट C1 का ये अल्फा फेज बीटा फेज के इक्विलिब्रियम में है, और वो गामा फेज के इक्विलिब्रियम में है, और C1 का डेल्टा फेज भी इक्विलिब्रियम में है, और डॉट डॉट ऐसे ही P फेज तक इक्विलिब्रियम में है। ऐसे ही देखेंगे कंपोनेंट C2 का, तो C2 का अल्फा फेज बीटा फेज से, C2 का बीटा फेज से, और C2 का बीटा फेज C2 के गामा फेज से, और डेल्टा फेज से, इस तरह से डॉट 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 P फेज तक इक्विलिब्रियम में है। ऐसा ही अगर देखेंगे तो CC कंपोनेंट CC का C अल्फा फेज CC का बीटा फेज से, और CC का गामा फेज से, और CC का डेल्टा फेज से, ये डॉट 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 P फेज तक ये आपस में इक्विलिब्रियम में है। ठीक, अब देखते हैं। द स्टेट ऑफ ईच फेज ऑफ द सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाय द 2 वेरिएबल्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड ऑल्सो बाय द कंपोजिशन ऑफ ईच फेजेस। अदर वर्ड्स में अगर हम लोग लिखना है तो कैसे लिखेंगे? टेम्परेचर, प्रेशर x1
अल्फ़ा x2 अल्फ़ा डॉट 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 xc अल्फ़ा, वैसे ही x1 बीटा x2 बीटा डॉट 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 xc बीटा, फिर डॉट 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 अगर जाएंगे p फेज में तो x1 p x2 p और डॉट 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 xc p। अब यहाँ पे देखेंगे x क्या है, x है कंपोजिशन, यानी C1 का कंपोनेंट C1 का कंपोजिशन x1 और C2 का कंपोजिशन x2, और वैसे ही डॉट 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 C कंपोनेंट CC का जो कंपोजिशन है ये हो जाएगा XC। और यहाँ पे सिर्फ ले रहे हैं अल्फ़ा फेज का, और यहाँ पे लेंगे बीटा फेज का, और वैसे ही यहाँ पे डॉट 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 के बाद P फेज का। यानी सबसे पहले अगर देखें तो ये C1 का कंपोजिशन ले रहे हैं, C2 का कंपोजिशन, C3 का कंपोजिशन, CC डॉट 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 CC का कंपोजिशन अल्फ़ा फेज में, और वैसे ही फिर बीटा फेज में, और फिर गामा फेज में, और डेल्टा फेज में डॉट 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 P फेज तक। ठीक, उसी को यहाँ से इक्वेशन के रूप में दर्शाएं। इसको इक्वेशन 1 लिख लेंगे। अब अगर देखेंगे 10 द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ कितना होगा, तो C कंपोनेंट्स P फेज और प्लस 2। अब यहाँ पे 2 क्या है, पहले तो कंपोनेंट्स ऑफ फेज, यानी यहाँ पे जितना दिया हुआ है ये कंपोनेंट्स ये वेरिएबल्स हो गया, और जितना यहाँ पे जो इनका कंपोनेंट्स का ईच फेज ये हो गया वेरिएबल्स। अब यहाँ पे 2, ये 2 क्या है, तो जो यहाँ पे लिखे हैं ना टेम्परेचर और प्रेशर, इसी को 2 वेरिएबल मान के यहाँ पे प्लस 2, यानी टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना हो जाएगा, C P और प्लस 2। आगे देखेंगे हाउएवर इन इक्वेशन 1 ऑल द वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट सिंस इन ईच फेज द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू यूनिटी। जो इक्वेशन 1 में जितने भी वेरिएबल्स हैं टेम्परेचर प्रेशर या कंपोजिशन, तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका जो फेज का जो मोल फ्रैक्शन है उनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यूनिटी, यूनिटी यानी 1। जैसे इसको लिख सकते हैं x1 अल्फ़ा प्लस x2 अल्फ़ा प्लस x3 अल्फ़ा, ये बराबर होगा x1 बीटा प्लस x2 बीटा प्लस x3 बीटा, ये भी बराबर होगा इसे x1 p तक जाएगा, x1 p प्लस x2 p प्लस x3 p, ये बराबर होगा कितना, एक के। यानी इन सब का जितना भी इनको जोड़ेंगे तो वो बराबर आएगा यूनिटी, यानी 1। यहाँ पे अगर देखें कंपोनेंट C1 C2 C3 CC, ये कंपोनेंट जितना भी है ये कहाँ है, अल्फ़ा फेज में, और इनका जो कंपोजिशन है ये इसे x1 अल्फ़ा x2 अल्फ़ा x3 अल्फ़ा, क्या है कंपोनेंट C1 का कंपोजिशन है, C2 का कंपोजिशन है और C3 का कंपोजिशन है, और इनका जो अल्फ़ा फेज है इनको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। वैसे ही अगर C1 C2 C3, अब ये कंपोनेंट C1 C2 C3 इनका कंपोजिशन अगर देंगे तो x1 और वो भी बीटा फेज में, तो x1 बीटा x2 बीटा x3 बीटा, यानी कंपोनेंट C1 C2 C3 इनका बीटा फेज अगर इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 1। वैसे ही डॉट 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 जाएंगे x1 p x2 p x3 p, यानी ये क्या है, कंपोजिशन है कितना, कंपोनेंट C1 C2 C3 का कौन से फेज में, P फेज में, और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। अब इसी को इन अदर वर्ड्स क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ xi p इज इक्वल टू 1, जहाँ पे i क्या है 1 2 3 डॉट 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 c तक, i क्या है इंटीजर, यानी कहाँ तक जाएगा 1 2 3 डॉट 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 c तक के कंपोनेंट्स को अगर हम उनका फेज जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। Again, to exist in complete equilibrium between the phases, the chemical potential of each species must be the same in each phases. फेज के बीच में, फेज़ों के बीच में कंप्लीट इक्विलिब्रियम होने के लिए जो केमिकल स्पीसीज़ का केमिकल पोटेंशियल है सभी फेज में क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अब देखें जैसे μ1 अल्फ़ा यानी केमिकल पोटेंशियल ऑफ C1, μ1 अल्फ़ा हो गया केमिकल पोटेंशियल ऑफ C1, और वही μ1 अल्फ़ा का मतलब हुआ कि जो केमिकल पोटेंशियल ऑफ C1 है उसका अल्फ़ा फेज,
और μ1 बीटा यानी केमिकल पोटेंशियल ऑफ C1 का बीटा फेज, और μ1 गामा केमिकल पोटेंशियल ऑफ C1 का गामा फेज। ये जितना भी फेज है ये सब एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। वैसे ही μ2 अल्फा, μ2 बीटा और μ2 गामा यानी केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट C2 in alpha phase, chemical potential of C2 in beta phase and chemical potential of C2 in gamma phase dot 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 chemical potential of C2 in P phase। ये सभी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। वैसे ही लास्ट तक अगर हम देखें तो CC यानी कंपोनेंट ऑफ C, तो उसका जो केमिकल पोटेंशियल है अल्फा फेज का, बीटा फेज का, गामा फेज का और डॉट 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 पी फेज तक, यहाँ तक अल्फा बीटा गामा डेल्टा डॉट 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 पी फेज तक, ये क्या होंगे आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। आगे देखते हैं, वी सी दैट देयर आर P-1 सेपरेट इक्वेशन फॉर ईच कंपोनेंट। सभी कंपोनेंट के लिए सेपरेट इक्वेशन P-1 है। हेंस फॉर सी कंपोनेंट द नंबर ऑफ सच इक्वेशन इज C इंटू P-1। एक सभी प्रत्येक कंपोनेंट के लिए कि सेपरेट इक्वेशन P-1 है, इसी तरह सी कंपोनेंट्स के लिए हो जाएगा C इंटू P-1। इसे इक्वेशन 4 लेंगे। अब यह देखिए P-1 ही क्यों आ रहा है। P मतलब हो गया नंबर ऑफ फेज, और यहाँ पे जो इक्वेशन आ रहा है ये P-1 यानी P से एक कम, जितना भी हम P लेंगे फेज लेंगे उससे एक कम आएगा हमारा वैसा इक्वेशन। अब देखते हैं, अगर हम दो फेज लेते हैं अल्फा और बीटा, तो यहाँ तक देखें तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन आ रहा है ये कितना आ रहा है, दो फेज लिए हैं तो 1 आ रहा है ये। अगर हम 3 फेज तक लेंगे अल्फा बीटा और गामा, तो वैसा रिलेशन कितना आएगा, ऐसा इक्वेशन कितना आएगा, 1 और 2। 3 फेज तक लिए हैं अल्फा बीटा और गामा, तो कितना आएगा 1 2। यहाँ भी देखें जितने भी आ रहे हैं जितने भी कंपोनेंट्स के लिए, तो अगर 3 फेज तक लिए हैं तो आएगा 2, वैसा इक्वेशन आएगा 2। अगर वैसे उसी तरह अगर 4 फेज तक लेंगे अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, अगर 4 फेज तक लेंगे तो वैसा इक्वेशन कितना आएगा 1 2 3, यानी जितना हम फेज ले रहे हैं उससे एक कम आ रहा है हमारा वैसा इक्वेशन, इसीलिए उसको क्या लिखे हैं P-1। अब वैसा ही C1 C2 C3 और CC तक कंपोनेंट्स है, तो कितना हो जाएगा, हेंस फॉर सी कंपोनेंट्स द नंबर ऑफ सच इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन हो जाएगा C इंटू P-1, यानी कंपोनेंट जितना रहेगा और फेज जितना लिए हैं उससे एक कम। Also the equilibrium condition for chemical reaction required the chemical affinity AFI. For each reaction at equilibrium AFI must be equal to 0. इक्विलिब्रियम कंडीशन में केमिकल रिएक्शन के लिए केमिकल अफिनिटी रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पे क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है वहाँ पे AFI मस्ट बी इक्वल टू 0। AFI कितना होना चाहिए, 0। केमिकल एफिनिटी 0 होना चाहिए क्योंकि सिस्टम कहाँ है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो AFI इक्वल टू 0, I हो गया I इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 R डैश, यानी कितना रिएक्शन होगा 1 2 3 ऐसे ही करते करते R डैश तक इक्वेशन ऐसा होगा जहाँ पे केमिकल अफिनिटी 0 है, क्योंकि जो सिस्टम है हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। दिस मीन्स देयर आर R डैश इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। इसका मतलब हुआ कि R डैश तक इक्वेशन ऐसा होगा। हेंस टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन कंडीशन, इसका मतलब हुआ कि जो इस तरह से जितना भी रिस्ट्रिक्शन कंडीशन है वो कितना है, P प्लस C इंटू P-1 प्लस R डैश। R डैश हो गया वही इक्वेशन R डैश तक इक्वेशन जहाँ पे केमिकल एफिनिटी 0 है। P हो गया नंबर ऑफ फेज, जितने फेज तक हम ले रहे हैं, और C प्लस P-1 जो हम लोग के यह निकाले थे इक्वेशन 4 में वही है। फाइनली द डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा, इज गिवन बाय द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ द सिस्टम दैट इज CP प्लस 2 एंड नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय देयर इंटरडिपेंडेंस।
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका डिफरेंस होगा, मतलब किसको घटाने पे आएगा, ये जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल है जो कि किसी भी स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए ज़रूरी होता है, जो हम लोग निकाले थे इक्वेशन 2 में Cp+2, जहाँ पे C कंपोनेंट, P फेज है और दो जो वेरिएबल था वो क्या था, टेम्परेचर और प्रेशर। वही है इक्वेशन 2, और उसका और किसका, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय देयर इंटरडिपेंडेंस, जो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जाता है इंटरडिपेंडेंस के द्वारा, उसका डिफरेंस। अब देखें जो हम लोग निकाले थे ये इक्वेशन 6 में, तो वो क्या था, P+C इंटू P-1 + R डैश, यही निकाला थे इक्वेशन 6 में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 6, उसी को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे लिख दिए, और इसको जो सॉल्व करने के बाद आया F = C-P+2 -R डैश फॉर रिएक्टिव सिस्टम। अगर रिएक्टिव सिस्टम है तो क्या आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा C-P+2 -R डैश। इफ द सिस्टम इज नॉन रिएक्टिव, अगर सिस्टम नॉन रिएक्टिव है, नो रिएक्शन टेक प्लेस इन इट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है। द इक्वेशन ऑफ द टाइप AFI इज इक्वल टू 0 विल बी अब्सेंट। जो हमारा AFI = 0 टाइप का जो इक्वेशन है, ये क्या होगा, अब्सेंट होगा, वहाँ नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो केमिकल अफिनिटी यहाँ पे क्या होगा, अब्सेंट होगा। केमिकल अफिनिटी इज इक्वल टू 0 वाला जितना भी इक्वेशन होगा वो अब्सेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग निकाले थे क्या, R डैश तक का वो जो रिस्ट्रिक्शन वाला R डैश तक का इक्वेशन निकाले थे। तो यहाँ पे जो केमिकल अफिनिटी वाला, केमिकल अफिनिटी जो 0 वाला इक्वेशन है वो तो अब्सेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, R डैश जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। हेंस द फेज रूल बिकम्स, इस तरह तो फेज रूल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कंपोनेंट माइनस फेज प्लस 2, यानी F = C-P+2। यही है आपका जो फेज रूल, यही ड्राइव करना था। तो जितना भी मैंने निकाला सबको नोट कर ले, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा फेज रूल, गिब्स फेज रूल। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।